बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। तो पहले मैं आप लोगों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँगी। उसमें ये कि मेरा ये वीडियो सीरीज़ बनाने का जो मकसद है वो ये है कि ग्रेड 11 और ग्रेड 12 की फ़िज़िक्स को बहुत ही आसान वे में स्टूडेंट को समझाना। हमें पता है कि स्टूडेंट्स फ़िज़िक्स समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात उनको पेश आते हैं। जनरली हम फ़िज़िक्स टीचर से स्टूडेंट कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मैम ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आई, वो समझ नहीं आया, ये फ़िज़िक्स से समझ नहीं आती। तो मैं कोशिश करूँगी कि बहुत मोटे मोटे वोकैबुलरीज़ इस्तेमाल नहीं करूँगी, बल्कि कोशिश करूँगी बहुत सादा अंदाज में या बहुत ही सिंपल वे में मैं फ़िज़िक्स को समझा सकूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैंने जो वीडियो स्टार्ट की हैं वो ग्रेड 12 की फ़िज़िक्स से स्टार्ट की हैं। इसमें मैं कोशिश करूँगी कि फ़िज़िक्स की जितने भी टॉपिक्स हैं, ग्रेड 12 की जितने भी टॉपिक्स हैं उनको वन बाय वन अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँ, और उसके बाद उसमें जितने भी सैम्पल प्रॉब्लम्स है वो भी समझाने की कोशिश करूँगी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करा दूँगी। अव्वल तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं चैप्टर कुछ इस अंदाज में पढ़ाऊँ कि स्टूडेंट खुद ही प्रॉब्लम कर सके, नहीं तो फिर मैं भी हेल्प कर देती हूँ, यानी कि सॉल्व करके समझा दूँगी। और उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जितने भी हैं मैं कोशिश करूँगी कि वो एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे वे में या एक सादा अंदाज में या एक सिंपल वे में स्टूडेंट्स को समझा सकूँ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये ग्रेड 12 का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते किसे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं जब वो रेस्ट में हो। चार्जेस की क्या खासियत होती है जब रेस्ट में हो, तो यानी कि उसकी क्या फील्ड होती हैं, वो किसी दूसरे चार्ज को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, और इस तरह की चीज़ें हम पढ़ते हैं। यानी कि उसकी एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल क्या होती है, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें हम इधर स्टडी करते हैं। अच्छा, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ये आप लोगों को समझना बहुत लाजमी है। इसमें जो गोल या कि जो लकीरें नज़र आती हैं वो आपको ऑर्बिट शो करते हैं। ऑर्बिट क्या है? ये वो पाथवे है, वो इमेजिनरी लाइन है या वो पाथवे है जिसको फॉलो करते हुए ये जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट करता है किसके इर्द गिर्द? न्यूक्लियस के। अच्छा, उसके बाद न्यूट्रॉन हमारे पास क्या है कि एक चार्जलेस पार्टिकल है जो न्यूट्रन उसके क्या कहते हैं एटम के सेंटर में होता है। उसके बाद चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन होता है जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करता है उस पर माइनस चार्ज होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक लॉ जो बहुत रोल प्ले करता है वो है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? जिस तरह लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपके पास न्यूटन ने दो मैसेस के बीच एक रिलेशन शो की थी, वही न्यूटन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार्जेस के बीच किए हैं। वो कुछ इस तरह की यहाँ पे पिक्चर में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये प्लस है और ये माइनस है। ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों प्लस प्लस हो सकते हैं, दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं और दोनों माइनस माइनस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये एक जनरलाइज लॉ है, कोई प्लस चार्ज के लिए या माइनस चार्ज के लिए स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा, ये लॉ कहता क्या है? The force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। यानी कि ये कहता है कि जो फोर्स, यानी कि अगर एक चार्ज बॉडी है, जाहिर है दूसरी चार्ज बॉडी उसकी विसिनिटी में लेके आ जाएंगे तो ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब ये फोर्स जो एक दूसरे पे एक्सर्ट करते हैं उस फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है, उस चीज़ के बारे में हमारे पास कूलम्ब ने कहा है। कूलम्ब ने यही कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, यानी कि Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2,
द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यानी कि जो फोर्स ये एग्जर्ट करते हैं, जितने ज़्यादा क्या कहते हैं चार्जेस होंगे उतनी ही ये फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी इन दो चार्जेस का प्रोडक्ट कम होगा उतना ही ये फोर्स वीक होगा। अच्छा, दूसरा अगर हाँ और इन्वर्सली जबकि ये इसके सेंटर से जाके इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है उसको इन्वर्सली लिंक करता है। इन्वर्सली का मतलब ये है कि अगर ये डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हमारे पास वो क्या कहते हैं फोर्स वीक होगा, और ये डिस्टेंस कम करेंगे तो ये फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कूलम्ब लॉ है। अगर हम इस क्या इक्वलिटी को प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो हमें पता है एक कांस्टेंट लगता है, उसके साथ एक इक्वलिटी का साइन लगता है। ठीक है, तो Q1 Q2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। अच्छा, तो अब हमें पता है यहाँ पे एक एक करके मैंने बताया है, ये फोर्स है और ये चार्जेस है और ये कूलम्ब कांस्टेंट उसको कहते हैं और ये डिस्टेंस है। आगे देखते हैं, तो ये जो k की वैल्यू है, k जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हमारे पास किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये एक तो नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, दूसरा सिस्टम्स ऑफ यूनिट पे डिपेंड करता है। अच्छा, नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है का मतलब क्या है कि ये जो दो चार्जेस हमने रखा था इधर, ये जो मीडियम है इन दोनों के बीच, ये कोई डाइलेक्ट्रिक है या कोई फ्री स्पेस है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। ये अगर डाइलेक्ट्रिक है तो ये फोर्स जो है ना कम होगा ज़ाहिर है, और अगर फ्री स्पेस है तो फिर ये किस तरह लिंक करता है वो चीज़ें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो, अगर ये हमारे पास फ्री स्पेस है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ना इसकी वैल्यू होगी k की, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इन SI यूनिट्स इट्स वैल्यू इज़ 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये जो के है अब फ्री स्पेस में वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है। 1 और 4 पाई तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी हमारे पास कांस्टेंट है फ्री स्पेस के लिए, उसकी वैल्यू ये होती है। तो अब परमिटिविटी के बारे में मैं समझा दूंगी कि ये क्या चीज़ है। एंड सो के अगर इस हिसाब से अगर हमें पता है 4 और पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे एप्सिलॉन नॉट से, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कांस्टेंट की इतनी बड़ी वैल्यू आ जाती है। ये कोई छोटी वैल्यू नहीं है, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो जबकि ग्रेविटेशनल लॉ में आप लोगों ने देखा था g की वैल्यू बहुत स्मॉल थी, क्योंकि 10⁻⁻11 कुछ था। तो इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ मच ग्रेटर देन दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे बढ़ते हैं, अगर ये मीडियम है तो हमारे पास क्या होगा, इफ़ ए डाइलेक्ट्रिक इज़ प्लेस्ड बिटवीन द पॉइंट चार्ज द फोर्स इज़ रिड्यूस एज कम्पेयर टू द फ्री स्पेस। अच्छा, यहाँ पे अगर ये दो चार्जेस हमने किसी डाइलेक्ट्रिक में रखा है, कुछ भी किसी भी इंसुलेटर में या कुछ भी कोई मीडियम है इनके बीच, तो जाहिर है जो फोर्स ये उस डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज करने के लिए वो करेगा, क्या कहते हैं, थोड़े से उससे वो पोलराइज होगा और बाकी जाके दूसरे चार्ज पे एग्जर्ट होगा। तो इस हिसाब से ये फोर्स जो है ना हमारे पास वीक होती है। आगे देखो, आगे हमारे पास है द फैक्टर बाय विच द फोर्स इज रिड्यूस्ड इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी एंड इज डिनोटेड बाय ER। ठीक है, जिस फैक्टर से ये फोर्स रिड्यूस होगा उस वो किस हिसाब से होगा, उसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको एप्सिलॉन R से डिफाइन वो करते हैं, डिनोट करते हैं। द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज गिवन एज F, यानी कि इन मीडियम में, इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आएगा और ER भी आएगा। अगर हम देखें तो ये 1/4 पाई और ये पूरा ये हमारे पास किसके बराबर है, फोर्स इन एयर के बराबर है, जो कि हमने फाइंड आउट किया था, दिस वन फोर्स इन एयर के बराबर है। जबकि हमारे पास जो आगे है बचता क्या है, ER बचता है, एप्सिलॉन R।
ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि किस फैक्टर से ये फोर्स कम होगा, जब हम उनके बीच डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो ई आर के हिसाब से रिड्यूस होगा। इट मीन्स दैट ई आर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, सो द मीडियम फोर्स इन दैट मीडियम इज स्मॉलर देन फोर्स इन एयर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम में एक तो आप लोगों से ये पूछेंगे कि कूलम्ब लॉ क्या है, आप लोगों ने इसे डिफ़ाइन करना है। और अगर वो लोग डेरिवेशन का कहे तो फिर आप लोग एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देन इन्वर्सली, ये वाली चीज़ आप लोगों ने इस फिगर के साथ ड्रॉ करना है, तो फिर आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद के की डिपेंडेंसी के बारे में पूछ सकते हैं, फ्री स्पेस में हो तो क्या है, और मीडियम में। हाँ, बहुत सारे उसमें ना कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ट्रिकी होते हैं। उसमें मतलब ट्रिकी क्या, उसमें ये पूछेंगे आपसे, यानी कि इन डेप्थ अगर वो लोग पूछना चाहें तो फोर्स किसी भी मीडियम में या किसी डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में एयर के कंपैरिजन में कितना होता है, तो फिर आप लोगों के पास फोर्स इन दैट मीडियम इज़ इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं वो आप लोगों ने समझना है इसमें, ठीक है। तो मैंने बताया था सबसे पहले परमिटिविटी, तो ये पढ़ाते हुए मैंने कहा परमिटिविटी ये क्या चीज़ है। बेसिकली द एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू अलाउ द इलेक्ट्रिक force to pass through it is determined by the factor known as permittivity. Permittivity simply परमिटिविटी किसी भी चीज़ की एक एबिलिटी जो कि आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स को वो कितना परमिट करता है, आगे कितनी जो है ना उसे इजाज़त देता है कि जाके दूसरे उसको जो है ना चार्ज को जो है ना इन्फ्लुएंस करे, उसको कहते हैं परमिटिविटी। दूसरा होता है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी सिंपली कोई डाइलेक्ट्रिक या कोई मीडियम हमने रखा है तो उसको रिलेट करते हैं हवा से, या ये कहो कि इट इज़ ए रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जो मीडियम है उसका परमिटिविटी और फ्री स्पेस, उन दोनों का रेशो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट चार्ज मैंने कहा कि कूलम्ब लॉ एक्सप्लेन करते हुए द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज का मतलब ही ये होता है कि ए चार्ज इज सेड टू बी पॉइंट इफ इट्स साइज इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, यानी कि तब हम इस चार्ज को पॉइंट चार्ज कह सकते हैं अगर हमारे पास जो डिस्टेंस है दिस वन, ये वाली डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू इसके सेंटर से जाके इसके लास्ट तक का डिस्टेंस। तो होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। यहाँ से आगे जो है ना टॉपिक हम फिर किसी लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।